नई सुबह। बदजात औरत, शर्म नहीं आती तुझे मुझे मना करते हुए? तेरी हिम्मत कैसे होती है मुझे मना करने की? हर रात यही नखरे करती है। हर रात तुझे बताना पड़ेगा कि पति परमेश्वर होता है। एक तो बेटी पैदा करके दी, उस पर छूने नहीं देगी अपने को, सत्य सावित्री बनती है। नशे में धुत पारस उलझुल बकते हुए नीता को दबोचने की चेष्टा में उस पर चढ़ गया। नीता की गर्दन पर शिकंजा कसते हुए बोला, यार दोस्तों के साथ तो खूब ही करती है और पति के पास आते ही रोनी सूरत बना लेती है। सुन, मुझे एक बेटा चाहिए। यदि सीधे से नहीं मानी तो जान ले लूंगा। नशे में चूर पारस को एहसास ही नहीं था कि उसने नीता की गर्दन को कसकर दबा रखा है। दर्द से छटपटाती नीता खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अंततः उसने खुद को छुड़ाने के लिए पारस की जांघों के बीच कसकर लात मारी। दर्द से तड़पते हुए पारस एक तरफ लुढ़क गया। मौका पाते ही नीता पलंग से उतरकर भागी और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पैदा करनी तुम्हारे जैसे जानवर से एक और संतान। मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। पारस जब तक अपने आप को संभालता, नीता ने कमरे से बाहर आकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। हर रात यही दोहराया जाता था, पर आज पहली बार नीता ने कोई प्रतिक्रिया दी। मगर अब उसे डर लग रहा था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी 3 साल की नन्ही बिटिया के लिए भी। फिर क्या करे क्या नहीं की मनोस्थिति से उबरते हुए उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसका अंजाम वह खुद भी नहीं जानती थी, पर इतना जरूर था कि इससे बुरा तो भविष्य नहीं ही होगा। नीता ने जल्दी जल्दी अलमारी में छिपा कर रखे रुपए निकाले और फिर नन्ही गुड़िया को शॉल से ढक कर घर से बाहर निकल गई। निकलते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह घर जिसमें उसने 7 साल गुजार दिए थे कभी अपना हो ही नहीं पाया। जनवरी की कड़ाके की ठंड और सन्नाटे में डूबी सड़क ने उसे ठंड से ज्यादा डर से कंपा दिया, पर अब वापस जाने का मतलब था अपनी जान गंवाना, क्योंकि आज की उसकी प्रतिक्रिया ने पति के पौरुष को, उसके अहम को चोट पहुंचाई है और इसके लिए वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। यही सोचते हुए नीता ने कदम आगे बढ़ा दिए, पर कहाँ जाए, कैसे जाए, सवाल निरंतर उसके मन में चल रहे थे। नन्ही सी गुड़िया उसके गले से चिपकी हुई ठंड से कांप रही थी। पास पड़ोस के किसी घर में जाकर वह तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। ऑटो या किसी अन्य सवारी की तलाश में वह मुख्य सड़क तक आ चुकी थी, पर कहीं कोई नहीं था। अचानक उसे किसी का ख्याल आया कि शायद इस मुसीबत की घड़ी में वे उसकी मदद करें। पर क्या उन्हें उसकी याद होगी? कितना समय बीत गया है, कोई संपर्क भी तो नहीं रखा उसने। जो भी हो, एक बार कोशिश करके देखती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। आसपास कोई बूथ न देख नीता थोड़ा आगे बढ़ गई। मोड़ पर ही एक निजी अस्पताल था, शायद वहां से फोन कर सके। सामने लगे साइन बोर्ड को देखकर नीता ने आश्वस्त होकर तेजी से अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए, पर किसी ने फोन नहीं करने दिया या मयंकजी ने फोन नहीं उठाया तो रात भी तो कितनी हो गई है। ये सब सोचते हुए नीता ने अस्पताल में प्रवेश किया। स्वागत कक्ष की कुर्सी पर एक नर्स बैठी ऊँघ रही थी। माफ कीजिएगा, अपने ठंड से जमे हाथ से उसे धीरे से हिलाते हुए नीता ने कहा। कौन है? चौंकते हुए नर्स ने पूछा। फिर नीता को बच्ची के साथ देख उसे लगा कि कोई मरीज है, अतः अपनी व्यावसायिक मुस्कान बिखेरते हुए पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मुझे एक जरूरी फोन करना है, नीता ने विनती भरे स्वर में कहा। पहले तो नर्स ने आनाकानी की, पर फिर उसका मन पसीज गया, अतः उसने फोन आगे कर दिया। गुड़िया को वहीं सोफे पर लिटाकर नीता ने मयंक जी का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही पर फोन किसी ने नहीं उठाया। नीता का दिल डूबने लगा कि कहीं नंबर बदल तो नहीं गया है। अब कैसे वह बचाएगी खुद को और इस नन्ही सी जान को।
उसने एक बार फिर से नंबर मिलाया। उधर घंटी बजती रही और इधर तरह तरह के संशय नीता के मन में चलते रहे। निराश होकर वह रिसीवर रखने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज आई, हेलो। नीता सोच में पड़ गई कि बोले या नहीं। तभी फिर हेलो की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी तो उसने धीरे से कहा, मैं नीता। तुमने इतनी रात गए फोन किया और वह भी अनजान नंबर से। सब ठीक तो है? तुम कैसी हो? गुड़िया कैसी है? पार्स जी कहाँ हैं? ढेरों सवाल मयंक ने एक ही सांस में पूछ डाले। जी, मैं जीवन ज्योति अस्पताल में हूँ। क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? नीता ने रुंधे गले से पूछा। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम वहीं इंतजार करो, कह मयंक ने रिसीवर रख दिया। नीता ने रिसीवर रखकर नस से फोन के भुगतान के लिए पूछा, तो नस ने मना करते हुए कहा, मैडम, आप आराम से बैठ जाएं, लगता है आप किसी हादसे का शिकार हैं। नस की पैनी नजरों को अपनी गर्दन पर महसूस कर नीता ने गर्दन को आंचल से ढक लिया। नस द्वारा कॉफी दिए जाने पर नीता चौंक गई। पी लीजिए मैडम, बहुत ठंड है, नस बोली। गरम कॉफी ने नीता को थोड़ी राहत दी। फिर वह नस की सहृदयता पर मुस्कुरा दी। इसी बीच मयंक अस्पताल पहुंच गए। आते ही उन्होंने गुड़िया के बारे में पूछा। नीता ने सो रही गुड़िया की तरफ इशारा किया तो मयंक ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। नस ने धीरे से मयंक को बताया कि संभवतया किसी ने नीता के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्योंकि इनके गले पर नीला निशान पड़ा है। नस को धन्यवाद देते हुए मयंक ने गुड़िया को और कसकर चिपका लिया। बाहर निकलते ही नीता ठंड से कांप उठी। तभी मयंक ने उसे अपनी जैकेट देते हुए कहा, पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। नीता ने चुपचाप जैकेट पहन ली और उनके पीछे चल पड़ी। कार की पिछली सीट पर गुड़िया को लिटाते हुए मयंक ने नीता को बैठने को कहा। फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। मयंक के घर पहुंचने तक दोनों खामोश रहे। कार के रुकते ही नीता ने गुड़िया को निकालना चाहा पर मयंक ने उसे घर की चाबी देते हुए दरवाजा खोलने को कहा और फिर खुद धीरे से गुड़िया को उठा लिया। घर के अंदर आते ही उन्होंने गुड़िया को बिस्तर पर लिटाकर रजाई से ढक दिया। नीता ने कुछ कहना चाहा तो उसे चुप रहने का इशारा कर एक कंबल उठाया और बाहर सोफे पर लेट गए। दुविधा में खड़ी नीता सोच रही थी कि इतनी ठंड में घर का मालिक बाहर सोफे पर और वह उनके बिस्तर पर इतनी रात गए वह उनसे कोई तर्क भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप गुड़िया के पास लेट गई। लेटते ही उसे एहसास हुआ कि वह बुरी तरह थकी हुई है। आंखें बंद करते ही नींद ने दबोच लिया। सुबह रसोई में बर्तनों की आवाज से नीता की नींद खुल गई। बाहर निकलकर देखा मयंक चाय नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। नीता शॉल ओढ़कर रसोई में आई और धीरे से बोली, आप तैयार हो जाएं। ये सब मैं कर देती हूँ, मुझे आदत है। तुम थोड़ी देर और सो लो, मयंक ने जवाब दिया। नीता ने अपनी भर आए आंखों से मयंक की तरफ देखा। इन आंखों के आगे वे पहले भी हार जाते थे और आज भी हार गए। फिर चुपचाप बाहर निकल गए। मयंक के तैयार होने तक नीता ने चाय नाश्ता तैयार कर मेज पर रख दिया। नाश्ता करते हुए मयंक ने धीरे से कहा, बरसों बाद तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता कर रहा हूँ, और फिर चाय के साथ आंसू भी पी गए। जाते जाते नीता की तरफ देख बोले, मैं लंच ऑफिस में करता हूँ। तुम अपना और गुड़िया का ख्याल रखना और थोड़ी देर सो लेना, और फिर ऑफिस चले गए। दूर तक नीता की नजरें उन्हें जाते हुए देखती रही, ठीक वैसे ही जैसे 3 साल पहले देखा करती थी जब वे पड़ोसी थे। तब कई बार मयंक ने नीता को पारस की क्रूरता से बचाया था। इसी दौरान दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति कोमल भावनाएं पनपी थी, पर नीता को उसकी मर्यादा ने और मयंक को उसके प्यार ने कभी इजहार नहीं करने दिया, क्योंकि मयंक नीता की बहुत इज्जत भी करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण नीता किसी मुसीबत में फंस जाए।
यही सब सोचते आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछकर नीता ने दरवाजा बंद किया और फिर गुड़िया के पास आकर लेट गई। पता नहीं कितनी देर सोती रही। गुड़िया के रोने से नींद खुली तो देखा 11 बजे रहे थे। जल्दी से उठकर उसने गुड़िया को गर्म पानी से नहलाया और फिर दूध गर्म करके दिया। बाद में पूरे घर को व्यवस्थित कर खुद नहाने गई। पहनने को कुछ नहीं मिला तो सकुचाते हुए मयंक की अलमारी से उनका ट्रैक सूट निकाल कर पहन लिया और फिर टीवी चालू कर दिया। मयंक ऑफिस तो चले आए थे पर नन्ही गुड़िया और नीता का ख्याल उन्हें बार बार आ रहा था। तभी उन्हें ध्यान आया कि उन दोनों के पास तो कपड़े भी नहीं हैं, नई जगह गुड़िया भी तंग कर रही होगी। यही सब सोचकर उन्होंने आधे दिन की छुट्टी ली और फिर बाजार से दोनों के लिए गर्म कपड़े, खाने का सामान लेकर वे स्टोर से बाहर निकल ही रहे थे कि एक खूबसूरत गुड़िया ने उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, तो उन्होंने उसे भी पैक करवा लिया और फिर घर चल दिए। दरवाजा खोलते ही नीता चौंक गई। मयंक ने मुस्कुराते हुए सारा सामान नीचे रख नन्ही सी गुड़िया को खिलौने वाली गुड़िया दिखाई। गुड़िया खिलौना पाकर खुश हो गई और उसी में रम गई। मयंक ने नीता को सारा सामान दिखाया। बिना उससे पूछे ट्रैक सूट पहनने के लिए नीता ने माफी मांगी तो मयंक ने हंसते हुए कहा, एक शर्त पर, जल्दी कुछ खिलाओ, बहुत तेज भूख लगी है। सिर हिलाते हुए नीता रसोई में घुस गई। जल्दी से पुलाव और रायता बनाने लग गई। जितनी देर उसने खाना बनाया उतनी देर तक मयंक गुड़िया के साथ खेलते रहे। एक प्लेट में पुलाव और रायता लाकर उसने मयंक को दिया। खाते खाते मयंक ने एकाएक सवाल किया, और कब तक इस तरह जीना चाहती हो? इस सवाल से सकपकाई नीता खामोश बैठी रही। अपने हाथ से नीता के मुंह में पुलाव डालते हुए मयंक ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं और गुड़िया तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूँ सभी सीमाएं टूट गई होंगी, तभी तुम इतनी रात को इस तरह निकली। पत्नी होने का अर्थ गुलाम होना नहीं है। मैं तुम्हारी स्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। तुम जहाँ जाना चाहो मैं तुम्हें वहाँ सुरक्षित पहुँचा दूंगा, पर अब उस नर्क से निकलो। मयंक जानते थे नीता का अपना कहने को कोई नहीं है इस दुनिया में, वरना वह कब की इस नर्क से निकल गई होती। नीता को मयंक की बेइंतहा चाहत का अंदाजा था और वह जानती थी कि मयंक कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसीलिए तो वह इतनी रात गए उनके साथ बेझिझक आ गई थी। पारस मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, सिसकते हुए नीता ने कहा और फिर पिछली रात घटी घटना की पूरी जानकारी मयंक को दे दी। गर्दन में पड़े नीले निशान को धीरे से सहलाते हुए मयंक की आंखों में आंसू आ गए। तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है नीता, तुम एक बार फैसला कर लो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगा। कहते हुए नीता को अपनी बाहों में लेकर उस नीले निशान को चूम लिया। हाँ में सिर हिलाते हुए नीता ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी और फिर मयंक के सीने पर सिर टिका दिया। अगले ही दिन अपने वकील दोस्त की मदद से मयंक ने पारस के खिलाफ केस दायर कर दिया। सजा के डर से पारस ने चुपचाप तलाक की रजामंदी दे दी। मयंक के सीने पर सिर रखकर रोती नीता का गोरा चेहरा सिंदूरी हो रहा था। आज ही दोनों ने अपने दोस्तों की मदद से रजिस्ट्रार के दफ्तर में शादी कर ली थी। निश्चिंत सी सोती नीता का दमकता चेहरा चूमते हुए मयंक ने धीरे से करवट ली कि नीता की नींद खुल गई। पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? हाँ, 1 मिनट, अभी आता हूँ मैं। बोलते हुए मयंक बाहर निकल गए और फिर कुछ ही देर में वापस आ गए। उनकी गोद में गुड़िया थी, नींदी सी। गुड़िया को दोनों के बीच सुलाते हुए उन्होंने कहा, हमारी बेटी हमारे पास सोएगी, कहीं और नहीं। मयंक की बात सुनकर नन्ही गुड़िया नींद में भी मुस्कुराने लग गई और मयंक के गले में हाथ डालकर फिर सो गई। बाप बेटी को ऐसे सोते देख नीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुस्कुराते हुए उसने भी आंखें बंद कर ली नई सुबह के स्वागत के लिए।
धन्यवाद आपका समय देने के लिए। पोस्ट पसंद आए तो कृपया पेज को लाइक और फॉलो करें और कमेंट में अपना सुझाव व्यक्त करें।